में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया, ये कितनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर हमें अपनी खबर ये है। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। नमस्कार, मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है, बस 2 दिन और बचे हैं। 3 दिन का वेट कर लीजिए, 2-3 दिन का। जस्ट आफ्टर दैट नया साल आ जाएगा और बड़ी खुशियों से धूमधाम से आप सभी लोग मनाएंगे। इसके साथ ही नए नए संकल्प भी लेंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है, क्या आपके नए मुकाम होंगे, नई मंजिलें क्या होंगी, क्या आपके नए रास्ते हो जाएंगे, आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे तमाम से सवाल हम लोग बात करेंगे। अपना वीडियो एक इस पे बनेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, अपनी अपनी विचार रखेंगे। आप लोग भी अपने विचार देंगे, कमेंट के थ्रू देंगे। और एक प्रेरक प्रसंग भी, एक कविता भी लेकर आऊंगा मैं न्यू ईयर में। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये तो बात की बातें हैं। हम लोग पढ़ाई से बात करते हैं अपनी, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं ठीक। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, ये आपका जो टॉपिक है आज का, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में। क्योंकि पिछला वीडियो आप देख के आए थे, मैं बार बार कह रहा था अगला देखना है, अगला देखना, अगला देखना। अरे कैसा क्या था अगले में जो देखना है? आओ बताते हैं आज क्या है। चलो जरा देखते हैं। हाँ, एक काम करना, सब्र रख के अंत तक देखना, मजा तभी आएगा। और पहली बात, डिस्क्लेमर, कोई भी अगर ऐसा वर्ड है आपको लगता है कि, क्योंकि मैं पहले ही भूमिका बता देता हूं, जो नाटक देखते हो पहले लिख क्या जाती है, इस कार्यक्रम में प्रयोग किए गए सभी भी पात्र काल्पनिक है, कोई वास्तविक नहीं है। तो जो भी अगर कोई बात कहते हैं, कोई दिल पे मत लेगा, आपको मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ऐसे शब्द। तो आप लोग डोंट वरी, बी हैप्पी, जस्ट चिल एंड पे योर अटेंशन ऑन योर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो बोर्ड है ठीक है, ठीक। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं क्या होती है। मान लीजिए कोई नदी है, अब उस नदी पर जब उसका जल रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर बांध बनाते हैं, ठीक है। बांध बना देते हैं तो जो बांध बन जाता है, मान लीजिए ये कोई नदी है, ये बह रही है, हमने इस जगह पे एक बांध बना दिया, इस जगह पर एक बांध बना दिया, ये बांध बना दिया। आप देख रहे हैं ये नदी हरे मार्कर वाली नदी है, ब्लैक मार्कर वाली डैम बन गया। इसके पीछे का जो हिस्सा है, ठीक, यहां पर जो अब बांध बना देंगे तो पीछे का जल एकत्रित हो जाएगा। यही मैं समझाने जा रहा हूं कि ये जो जल एकत्रित हो जाता है, यही मानव निर्मित झील या जलाशय कहा जाता है। यही क्या होता है, जो एक झील बना दी जाती है, जलाशय बन जाता है, पानी इकट्ठा कर दिया जाता है पीछे के क्षेत्र में, यही जलाशय होता है। ये जो डैम है, अब इसी पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं, कहीं बिजली उत्पादन में करते हैं, तो कहीं नहर निकाल देते हैं। ऐसी तरह तरह, अब नहर से क्या होता है, सिंचाई में सुविधा हो जाती है और बहुत सी चीजें होती हैं। नहर से जल की आपूर्ति की जाती है जगह जगह पे, कई सारी हमारी स्कीम्स होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें बांध बनाए जाते हैं। और परियोजना यानी स्कीम क्या होती है, स्कीम इन्हीं चीजों के लिए होती है कि किसी क्षेत्र में अगर इस चीज की कमी है तो उसके लिए हम पूर्ति करने के लिए हम कैसे बांध बनाकर पानी वहां तक पहुंचाएंगे। समझ गए आप बात? ठीक है, यही चीज हमको समझाना है। तो ऐसे ही कई सारे बांध हैं और बांध बनाने का यही मोटिव होता है कि उससे कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जाए, ये सरकार की स्कीमें होती हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। हम लोग एक एक करके बांधों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ही हम लोग चलिए बात करते हैं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। पहली स्कीम है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। मैं आपको मार्कर थोड़ा बदल के दिखाता हूँ।
ये है भाखड़ा है तो बांध है, ये सब अभी बांध लिखे हैं। मैं आपको यहां पे लिखता हूं सिर्फ पहली परियोजना, आपको ये दिख नहीं रहा होगा मास्टर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे सब चीजें लिख नहीं सकता, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आराम से बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाइए। देखिए मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप ये फील करिए आप क्लास में बैठे हैं, सामने आपका मास्टर पढ़ा रहा है, आपको उसको लिखना हर बात, जैसे आप कोचिंग में ऑफलाइन करते हैं वैसे यहाँ पे करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, आप हेडिंग डाल देंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे समझिए। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सतलज नदी जो है आपकी, सतलज नदी निकलती है कहां से, आपको सबको पता है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर के पास, मानसरोवर झील के पास राकसताल से, राकसताल से निकलती है, हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही, हिमाचल प्रदेश और आपका इधर जो आपकी पड़ती है, मैं बता देता हूं, ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर, और यहाँ पंजाब बॉर्डर जो आपका है, यहाँ पर भी एक ब्यास नदी मिल जाती है। ये यहाँ पर एक बना है जो है आपका हरिके बैराज है, यहीं पर आपका भाखड़ा बांध बना दिया गया है। भाखड़ा जो है, भाखड़ा आप देख पा रहे हैं, भाखड़ा हिमाचल में चला गया है, और नांगल जो है ये आपका किस में है, नांगल पंजाब में है। दोनों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। समझ गए आप बात, ये कहां पर बना है, तो पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर एक जगह है हरिके बैराज, सब आप लिखेंगे हरिके बैराज, मैं हरिके लिख देता हूं, हरिके बैराज, हरिके बैराज नामक स्थल है, यहां पर बना दिया गया है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इसी भाखड़ा बांध पर, भाखड़ा बांध पर यानी हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पाया जाता है। कौन सा, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, और ग्रेविटी डैम है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर, 261 मीटर। ठीक, 261 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपने समझा भाखड़ा बांध। अब इसी के पीछे देखिए, जो भाखड़ा बांध है आपका, भाखड़ा बांध के ही पीछे हिमाचल प्रदेश के हिस्से में एक झील बन गई है, मानव निर्मित झील, इसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। आप जानते हैं गोविंद सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, दोनों में बड़ा अंतर है। यह वाली है जो गोविंद सागर झील है, अभी गोविंद बल्लभ पंत सागर आगे चर्चा करेंगे, यूपी में है वो। ठीक, आप समझ गए, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये तो भाखड़ा बांध के बारे में था, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आपका टॉपिक क्लियर। आगे का बांध हम कोई हम जो पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड में आ जाते हैं। चलिए उत्तराखंड में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं टिहरी बांध, ये देख रहे हैं टिहरी, टिहरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाला टिहरी बांध। आप लिखते रहिए, जो जो भी बोल रहा हूं सब लिखिए। टिहरी बांध उत्तराखंड में भिलांगना और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है। ठीक, यह भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। भूकंप जोन 5 कहां कहां तक है, पूरा आप हिमालय मान लीजिए भूकंप जोन 5 में आता है। ठीक, इसमें जैसे हिस्से हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा, इसके बाद उत्तराखंड से लेकर नेपाल हिमालय वाला ये पूरा हिस्सा, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा, ये आपका पूरा उत्तर भूकंप जोन में 5 में आते हैं। एक आप नोट बना के लाइन लिखिएगा, सन 2001 में गुजरात के सौराष्ट्र वाले रीजन में एक जगह है भुज, भुज एक शहर है, वहां पर भूकंप आया था, भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है। अत्यंत विनाशकारी भूकंप था भारत का अभी तक का, कई सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारा नुकसान हो गया था वहां पर। यह आपका यहां पर पड़ता है भुज, यहां पर है, क्या नाम है, भुज,
भुज भूकंप, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत इसको भी रख दिया गया है। कितने भूकंप जोन होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन एक अभी रिसेंटली डिलीट कर दिया गया है। अब 4 भूकंप जोन ही है आपके, जिसमें भूकंप जोन 5 के तहत ये पूरा हिमालय आता है। इस जोन में 8 रिक्टर स्केल, 8 रिक्टर पैमाने से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा विनाशकारी है। आप समझ रहे हैं? लेकिन हिमालय का निर्माण ही कुछ ऐसे हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक, अभी जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि उसमें जो प्लेटें हैं कितनी मोटी हैं, जिसकी वजह से ज्यादा फर्क हमें दिखता नहीं है। नहीं, जिस दिन अगर ये ढलान हो गई, वहां की स्लोप ग्रेडियंट कम हुई और ये मोटाई कम पड़ी उस प्लेटों की, देखिएगा यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा। और अगर ये भूकंप आ गया यहाँ पे, आप समझिए, अगर उत्तराखंड में भूकंप आता है तो ये जो टिहरी बांध है, ये बांध टूट जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका जो है पूरा दिल्ली समेत डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा अगर भैया भूकंप आ गया। इसीलिए मनाते रहो, भूकंप ना है नहीं समझ लो फिर भूकंप का मतलब क्या है, सारी जितनी भी वेव्स हैं पूरा तबाही मचा देंगी। पी वेव्स वगैरह, एस वेव्स, ये सब वेव होती हैं, तरंगे। जब भूकंप पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया बात। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने समझ लिया टिहरी बांध के बारे में। अगला अब हम लोग बात करते हैं टिहरी के बाद। चलिए हम लोग रिहंद बांध पढ़ लेते हैं, है ना। आइए, रिहंद कहाँ? देखिए पहली बात तो रिहंद सब आप लिखते जाइए। रिहंद सोन की सहायक नदी है, ठीक है। रिहंद सोन की सहायक नदी है। सोन नदी ये बह रही है आपकी अमरकंटक की चोटी से। सोन नदी ये बह रही है अमरकंटक की चोटी से, और रिहंद नदी यहां कहीं से निकल करके ये मिल जाती है, इसकी सहायक है, ठीक। आप ऐसे मान लीजिए। और यहां पर आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है मिर्जापुर, मिर्जापुर या सोनभद्र लिख लीजिए, सोनभद्र। ये आपकी छोटी वाली रिहंद नदी है, ये वाली बड़ी वाली सोन नदी है। सोन नदी कहां से निकलती है? मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक की चोटी से निकलती है सोन नदी, और उत्तर में प्रवाहित होते हुए बिहार में गंगा से मिल जाती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में आपकी ये रिहंद नदी किससे मिल जाएगी? रिहंद नदी आपकी मिल जाती है सोन नदी से। इसी जगह पर जो आपका बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी बॉर्डर पर एक बांध बना दिया गया है, रिहंद बांध। इसी के पीछे एक परियोजना बन गई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी बन गई है, और यही रिहंद घाटी परियोजना भी है यहाँ पर, ठीक। तो रिहंद बांध भी यहाँ पर बना हुआ है। अब इस बांध के पीछे जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब समझे भाई साहब, क्या बताया? गोविंद बल्लभ पंत सागर, और वहां कौन सी थी? गोविंद सागर। कहां? भाखड़ा वाले में। और यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो आपने जाना कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र में जो आपका हिस्सा आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का, यह सोनभद्र में आता है उत्तर प्रदेश के, या मिर्जापुर कहीं कहीं लिखा आ जाता है। आप दोनों ही दक्षिणी प्रदेश हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वर्क अपने आप भी करिए। अगला बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परियोजना, जो बात करेंगे इधर ये हो गया। अब हाँ, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना आप सभी लोग जानते हैं, कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी आप सभी जानते हैं तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश के बिहार डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, और बिहार में, सब लाइन लिखते रहिए, बिहार में भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। ये आपकी आ रही है कोसी नदी, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका बिहार में भागलपुर जिला है, भागलपुर जिले में ये गंगा नदी है, ये है गंगा, ये है यमुना, ये है कोसी, ये है रिहंद, ये है सोन, ठीक। सारी नदियां लिख दी। तो आपने देखा कोसी नदी जो है बिहार में भागलपुर जिले से मिल जाती है। देखिए कोसी नदी को पहले बिहार का शोक कहा जाता था, और अभी भी शोक कहा जाता था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब यहाँ पर काम हो गया। तो पहले मैं शोक क्यों कहा जाता बता दूं। हिमालय से देखिए तिब्बत के पठार से आती है, तो जाहिर सी बात है ढाल जब कम होती है मैदान में आकर के,
तो अपनी जो भी मिट्टी, गाद, बालू, अवसाद काट कर ला रही है मैदान में बिछा देगी। ये अपना ही मार्ग आगे चल करके लाती थी और सारा अवसाद बिछा देती थी। तो अब अपना ही रास्ता बंद कर दे, यानी कहते नहीं कालिदास बाबा की तरह, जिस डाल पे बैठे उस डाल काटे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला काम करती है, अपने ही रास्ते को बंद कर देती है। और जब बंद कर देती है तो जाहिर सी बात है, अब रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी है, ये बहता है दरिया तो बह जाएगा, इसको कौन रोक पाएगा, बहता पानी खुद अपनी राह बना लेगा। समझ रहे हैं? तो पानी राह अपनी खुद बना लेता है, और ये जब पानी राह बना लेगा तो राह कैसे बनाएगा, इधर उधर सब बह जाएगा, जो कुछ आएगा रास्ते में सबको डुबो देगा। यही होता है भैया यहाँ पर। बिहार का शोक कहा जाता था कोसी नदी को, लेकिन अब यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है इससे बचने के लिए, शोक से। नेपाल में कहां पर? नेपाल में बना दिया गया हनुमान नगर बैराज। बैराज एक बांध ही होता है। हनुमान नगर बैराज यहाँ पे नेपाल में बना दिया गया है। ये पीछे से आ रही है, इतना स्पेस नहीं मैं दिखाऊं, तिब्बत के पठार से। हनुमान नगर बैराज नेपाल में बना दिया गया है। अब यहाँ पर बिहार का शोक लगभग समाप्त हो चुका है। समझ गए आप? ठीक है, ये भी हो गया आपका, रिहंद भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, आपका 5 से 7 मिनट का होगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक, अभी यहाँ फिलहाल लिखिए, काफी चीजें बतानी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप हेडिंग डाल दीजिए। इसमें आप लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो साहब ऐसा कैसे? हाँ भैया ऐसा ही है। भारत के कई सारे राज्य ऐसे हैं, कई सारे राज्य नहीं, मतलब मेनली ये राजस्थान को टारगेट करके, राजस्थान के जो शुष्क इलाके हैं उनको लाभ देने के लिए बनाई गई है। जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आप सभी को पता होगा जैसलमेर में तो वार्षिक वर्षा लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। आप समझ लीजिए कितना शुष्क क्षेत्र होगा वो। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर भाई इसी बैराज से ही तो निकलती है। यहाँ पे एक बांध है पोंग बांध, पोंग बांध ब्यास नदी पर है। ठीक, आप सभी लोग पीछे पड़े हैं, यहाँ पर है पोंग बांध। यहाँ से निकलती है राजस्थान फीडर नहर। ठीक, राजस्थान फीडर नहर निकलती है जो कि इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति कराती है। समझ रहे हैं बात? राजस्थान फीडर नहर इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति कराती है। सारी बातें लिखिए। ये निकल रही है, ये कैसे बहती है? हिमाचल प्रदेश से बहती है, आपको पंजाब होते हुए ये राजस्थान में आती है। राजस्थान में इधर बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं, ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपके जो चारों राज्य हैं यहाँ सबको पानी देती है। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, गंगानगर यहाँ बॉर्डर पर है, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये आप क्लेम मत करिएगा, मेरे को भी पता है, यहाँ मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। ठीक, उम्मीद है आप लोग इन सब चीजों के ऊपर मैटर नहीं करेंगे, आप कंटेंट समझिए, बात को समझिए बस। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले राजस्थान के सबसे शुष्कतम थे और इन्हीं को पानी पहुंचा दिया गया है। इसी वजह से, इसी नहर की वजह से जो गंगानगर कभी सूखा बालू हुई करती थी, आज उसी में जानते हो हरित क्रांति के क्षेत्र में आ चुका है। हरित क्रांति मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा गेहूं धान पैदा होता होगा वहां। तो गंगानगर काफी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वहां पर काफी सिंचाई होने लगी है, धान भी पैदा होने लगा है, चावल। ठीक, तो ये यहाँ पे हेल्प करती है, हेल्पिंग है। इसकी सहायता से देखिए, ये एक्चुअली है तो 3 राज्यों के लिए, पंजाब, राजस्थान और आपका हरियाणा, लेकिन 2 और भी फायदा उठाते हैं, दिल्ली और हिमाचल। भाई अगल बगल से जा रहे हैं तो एक नहर काट लिए धीरे, और नहर काट लिए उधर पानी ले रहे हैं, इधर पानी ले रहे हैं, तो फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? फायदा तो होएगा ही। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने आपको छोटा सा एक प्रारूप बताया है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैं और अच्छे से आपको एक वीडियो अलग बना के बताऊंगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बाकी इधर की हो गई, एक अभी बची केन बेतवा। तो अच्छा चलिए पश्चिम बंगाल को छोड़ के पहले केन बेतवा को बता देते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, आप हेडिंग डालेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। इधर जगह है, मैं लिख देता हूं केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है?
देखिए ऊपर से पहले ये यमुना नदी, ये बहती है बेतवा, ये बहती है केन, ये है बेतवा, ये है केन, दोनों ही मिल जाती है यमुना में। अब देखिए समझिए क्या है, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश चंबल के पठार, चंबल घाटी से निकलती है, चंबल के पठार से। अब क्या होता है कि बेतवा और केन चंबल के पठार से, चंबल के पठार नहीं, मालवा के पठार से मालवा के पठार से निकलती है और यमुना में जाकर के उत्तर की ओर मिल जाती है। यमुना आगे इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, ये आप सभी को पता है बातें। तो बेतवा और केन, इनको नदी जोड़ो लिंक परियोजना के तहत शामिल किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, क्या बात समझे नहीं? समझिए, लिखते रहिए, सुनिए। केन और बेतवा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की परियोजना है। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से इसका प्रोसीजर ये था कि जो बुंदेलखंड का शुष्क इलाका है, जहाँ पे पानी, आप सभी लोग जानते हैं पानी बहुत कम है, और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहां पर पानी की कमी है, और यूपी का दक्षिणी, यानी आप समझ रहे हो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र के हिसाब से जो एमपी यूपी में आता है, वहां पर इससे पानी देने के लिए, अब उसके लिए क्या किया गया है, जब केन में पानी कमी हो जाएगी तो बेतवा से पानी, और जब बेतवा में पानी कमी तो केन से पानी, ये कुछ ऐसे जोड़ दिया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इनको प्लस कर दिया गया है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे की सहायक है, सहजीवन संबंध बना रहे हैं, समझ रहे हैं? कहते हैं जब तुम्हें दिक्कत तो हम आ जाएंगे, जब हमें दिक्कत तो तुम आ जाना, यही बात उनकी हो रही है। ऐसी परियोजना को नदी जोड़ो लिंक परियोजना कहा जाता है, और नदी जोड़ो लिंक परियोजना को एक रिवॉल्यूशन बोला जाता है, अमृत क्रांति, आप लिख लीजिए, इसी को नदी जोड़ो परियोजना कहा जाता है, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहते हैं, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति कहा जाता है, आप ये बात भी लिख लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये आपके ये भी हो गया। अगली हम लोग जो बात करेंगे परियोजना, वो आपकी होगी अब उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना। जब ये देखिए हीराकुंड बांध नहीं बना था, जो कि हीराकुंड आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा बांध है, कितना है, 4801 मीटर है, जिसको आप 4800 मीटर मान सकते हैं, यानी समझ रहे हैं 5 किलोमीटर का बांध बना है बहुत लंबा हो चुका है, आप देख रहे हैं। और इतना तो 5 किलोमीटर जो 4800 मीटर है, अपने यूपीपी की भर्ती में दौड़ाया जाता है इतना बच्चों को, इतना बड़ा बांध बना खाली, कहते उसी बांध में दौड़ा लो हमारी भर्ती कंप्लीट, ठीक। तो यूपीपी की भर्ती आने वाली है, तैयार रहिए। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। जब ये बांध नहीं बना था, इससे पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन ये बांध बन गया है, तो अब यहाँ पे उड़ीसा का शोक नहीं कहा जाता है, आप समझ गए इस बात को, बस इसीलिए। और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये बात आप लिख लीजिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ये बात भी हो गई। अगला बांध हम लोग जानते हैं, ये तो बांध बता ही चुके हैं, आंध्र में अलमत्ती पोचमपोदी, तो पिछले वीडियो की बात है। अब हम लोग जो परियोजना जानते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना भी समझ चुके हैं, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। अगली एक और परियोजना है, कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ करती हूं। देखिए दामोदर नदी कहां निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और पूर्व की तरफ भ्रंश घाटी में बहते हुए आती है, और पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। ये सारी बात लिख लीजिए, जो भी बोला अभी लिख लीजिए, हेडिंग क्या डालेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी यहां से आपके निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ये बह रही है, इधर आपकी हुगली आ रही है, हुगली आगे आगे जाती है, ये हुगली मिल जाती है, ठीक। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये भ्रंश घाटी में बहते हुए पूर्व की ओर हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, और हुगली नदी अपना जल लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ये आपने समझ लिया। अगली बात हम बताने जा रहे हैं, जब ये गिर जाती है, पहले जब इसमें बांध नहीं था तो ये इसको अभी कुछ ही समय पहले तक
बंगाल का शोक कहा जाता था। इससे बहुत ज्यादा जनहानि की, जन धन सब कुछ नष्ट हो जाता था। जब भी बाढ़ आती थी, बारिश का मौसम आता था, तबाही मच जाती थी। इस पर एक काम किया गया 1948 के समय, एक स्कीम लाई गई, टैंसी वैली परियोजना। नाम मैं लिखता हूं इधर, टैंसी टेनेसी घाटी परियोजना। ये अपने यहाँ की नहीं है, इसी पर आधारित थी। ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की है। इसकी नकल है, कॉपी पेस्ट कर ली गई है, और हमारे भारत में इस पर बनाई गई कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना निगम, यानी दामोदर वैली कारपोरेशन 1948। मैं यहां पे लिख देता हूं, दामोदर घाटी निगम 1948। ये आप लिख लीजिए, दामोदर घाटी निगम 1948, यानी दामोदर वैली कारपोरेशन 1948। इसके तहत क्या हो गया, इस पर कई सारे बांध बना दिए गए। कह रहे हैं गिरे तो जितना पानी आ रहा है, चाहे बारिश का हो चाहे बाढ़ का हो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, पानी भी आ रहा है। अब इसका पानी का जहां नुकसान होता था, अब उसका फायदा होने लगा। आप ये समझिए, जिस व्यक्ति से कभी आपका नुकसान हो रहा हो, आज उससे फायदा होने लगे, तो आप समझ रहे हैं ना, जन्नत के बराबर होती है वो चीज। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोल गए हैं। दामोदर घाटी निगम, क्योंकि ऐसा हुआ है अपने भी साथ ऐसा कभी हुआ है, वही चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसे मैं खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। ठीक, दामोदर घाटी निगम 1948। तो इस पे कई सारे बांध बनाए गए हैं। इन बांधों में 8 बांध बनाए गए हैं। अब जिससे वहां बिजली भी पैदा होती है, खेतों को पानी भी पहुंच जाता है, सिंचाई परियोजना बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सी चीजें यहाँ पे काम हो गए हैं इसी से। मैं 2-3 बांध आपको लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे तिलैया, होनार, मैथान, पंचेत हिल, आदि। और भी है, आप ये याद रखेंगे, तिलैया, होनार, मैथान, पंचेत हिल, तिलैया, होनार, मैथान, पंचेत हिल। तो ये आपकी दामोदर घाटी निगम 1948 के तहत ये बांध बनाए गए। अमेरिका की कॉपी पेस्ट परियोजना थी, आप सभी ने जान लिया। ये मयूराक्षी परियोजना जो है, ये भी मदुराक्षी नदी पर बनी है, ये कनाडा की कॉपी है, ये कनाडा की परियोजना है, कनाडा की कॉपी पेस्ट है। ठीक, क्या वो स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये नहीं लिखा है। कनाडा की परियोजना है मयूराक्षी परियोजना, ये भी आप जान गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो आपने इधर इधर का सब हो गया। अब हम बात करेंगे आपसे नर्मदा नदी के बारे में। बहुत ही जबरदस्त काम है भाई साहब, आप समझ सकते हैं। नर्मदा से पहले हाँ एक होगा, चंबल नदी जो निकल, चंबल नदी चंबल के पठार से निकलती है। चंबल का पठार यानी मालवा का पठार, मालवा के पठार से निकलने वाली है। ये आपका मालवा का पठार है, यहां से निकलती है ये नदी है। अब यहां नहीं जाती है, ये इधर जाती है। मैं बना दूं, नहीं कहोगे क्या बना रहे हैं, देखिए चंबल, चंबल नदी जो है उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है, आप सभी को पता है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिस जो यह संयुक्त रूप से जो परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, ये 3 राज्यों में है, 2 राज्यों के लिए है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए संयुक्त रूप से है। चंबल नदी कहां मिल जाती है, आप सभी को पता है, मालवा के पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। समझ गए बात, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यही चंबल नदी जो है जब उत्तर में बहती है, तो इस पर 3 बांध बना दिए गए हैं, और इन्हीं बांधों के नाम पर इनकी परियोजनाएं भी रख दी गई। तो बांध कौन कौन से हैं, जिसमें से 2 बांध राजस्थान के हैं, 1 बांध मध्य प्रदेश में है। 1 2 3। तो यहां पे पहले आपको पड़ता है गांधी सागर, गांधी सागर, इसके बाद जवाहर सागर,
फिर राणा प्रताप सागर, ये दोनों राजस्थान के हैं, ये आपका एमपी का है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये दोनों ही आपके राजस्थान में आते हैं। ये कुछ इधर से गई है, ये इधर से गई है, लेकिन अब मैप मेरा उतना एग्जैक्टली सही नहीं है, आप समझ सकते हैं, आप बातों को समझिए बस। यमुना नदी, ये यमुना बता रहे हैं, यमुना नदी से मिल जाती है, तो इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, आपको बता भी दिए हैं, आप ये समझ चुके हैं। ठीक, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये आपके कहां पर है, ये राजस्थान में। चंबल नदी होगा। अब आइए नर्मदा नदी बारे में। देखिए, नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सब फैक्ट आप लिखते जाइए, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। दूसरा फैक्ट इस पे क्या है, पश्चिमी घाट की तरफ या अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 2 पॉइंट हो गए। आपसे एक सवाल है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आप कमेंट में हमको बताएंगे। ठीक, अब आगे का पॉइंट आप फिर लिखिए। दक्षिण भारत में बहती है, चूंकि ये आपको सभी को पता है कहां से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी पर आगे आप जाते हैं तो पड़ती है एक मैकाल पहाड़ी। मैकाल की चोटी पर, पहाड़ी पर अमरकंटक की चोटी है। सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा मैकाल हिल कहलाता है। मैकाल हिल, हाँ ठीक, तो मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से 2 नदियां निकलती हैं, एक सोन निकलती है, वो तो उत्तर की तरफ बह जाती है, एक निकलती है आपकी कौन सी, नर्मदा। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने लगती है, एक का काम में उल्टा हो जाता ये भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में भारत की बहने वाली सबसे लंबी नदी। तीसरा भी फैक्ट इसका ये कंप्लीट हुआ। ये बहती है, इसका पानी का प्रयोग करने के लिए इस पर कई सारे बांधों का निर्माण होना तय हुआ है, जो उसमें अभी काम चल रहा है, और जिसमें से 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाम क्या है, नर्मदा सागर बांध परियोजना पहला, दूसरा ओंकारेश्वर परियोजना, तीसरा माहेश्वर परियोजना, जय शंभू चौथा सरदार सरोवर बांध परियोजना, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी सरदार सरोवर बांध परियोजना है। इसके बारे में मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए भी, एक इंदिरा गांधी नहर के लिए और दूसरा आपका सरदार सरोवर बांध परियोजना के लिए। सरदार सरोवर बांध परियोजना, ये भी आपकी चारों परियोजनाएं आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर ये ऊपर वाला है, ओंकारेश्वर इसके लिए है, माहेश्वर परियोजना इसके लिए है, और सरदार सरोवर बांध परियोजना इस पे है। ये सब नर्मदा नदी पर है। ये आपकी कौन सी नदी है, नर्मदा। समझ गया, नर्मदा नदी पर ये 4 के चारों बने हुए हैं, जिसमें सरदार सरोवर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है। देखिए, सरदार सरोवर बांध का प्रयोग जब बन रहा था, ये अभी भी निर्माणाधीन है, अभी बन नहीं पाया है। ये बनेगा तो गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। हालांकि गुजरात में नर्मदा नदी का 12% हिस्सा आता है, इसीलिए यह बांध बनाया जा रहा है कि गुजरात के जो शुष्क इलाके हैं, सौराष्ट्र है, इधर कच्छ का रण है, कच्छ के रण तक पानी पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, आप समझ लीजिए, क्योंकि यही शुष्क क्षेत्र है। और जिस दिन ये बन गया, गुजरात एक समझ लीजिए चमक जाएगा, एकदम बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा, कभी सोचा? ये मध्य प्रदेश में होगा। क्यों? अब आपको मैं एक छोटा सा सिस्टम बताता हूं। जब बांध बनाया जाता है तो किसी नदी का पानी उठता है, पीछे जलाशय बनता है। जब जलाशय बनता है तो क्या उसके पहले अगल बगल वहां जनता नहीं रह रही होगी? वहां कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जितने भी सब गाय भैंस जानवर रह रहे होंगे, क्या वो नहीं होंगे? सब समाप्त हो जाएगा, बहुत ही जन धन संपत्ति की हानि हो जाएगी। और नर्मदा नदी का 80% हिस्सा मध्य प्रदेश में ही आता है, तो मध्य प्रदेश में पूरा जबलपुर सफा हो जाएगा, साफ, उधर पूरा का साफ। क्या ऐसा होना चाहिए? इसके लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं, इसके लिए काम होते हैं, इसी पे मतभेद है, इसीलिए आज तक ये निर्माणाधीन है। क्योंकि 1990 में, यानी 90 के दशक में, 90-92 के टाइम एक परियोजना चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
किनके जिसको मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। आज 30 साल हो चुके हैं उस आंदोलन के भी, 30-32 साल, लेकिन अभी तक बना नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई विकल्प नहीं मिल रहा है अभी सरकार को। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे और भी चीजें आपको बताएंगे। अगले एक वीडियो बना करके इसको 2 वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, एक सेपरेट, वो आपको मिलेगा हार्ट ऑफ ज्योग्राफी प्लेलिस्ट जो बनी है हमारी, हार्ट ऑफ ज्योग्राफी जिसमें लिखा है, वहां पर क्या कैसे होता है ज्योग्राफी के फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वहां पे मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़िए। ठीक, ये रहा हमारा आज का वीडियो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम लोगों के जो है मिलने मतलब बिछड़ने का समय आ रहा है, बिछड़ेंगे नहीं हमेशा के लिए, बस अगले वीडियो मिलेंगे, मतलब चलने का समय आ रहा है। अब भूख भूख लगी है, हम भी चले खाए पिए चल के, समय काफी हो गया है। वीडियो आपको बनना चाहते हैं, कितना टाइम हुआ है? 1:30 बज रहा है रात के, सब सन्नाटा मचा पड़ा है इलाके में, जग रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सहयोग नहीं करेंगे हमारे लिए? अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। अगर जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे मतलब, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और यार शेयर वेयर कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत अगर कर सकते हैं, इतनी रात में जग सकते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। करिए भाई, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। अब जो अगला वीडियो आएगा आप टॉपिक नीचे बता दीजिएगा, या तो मैं खुद ही लेकर आऊँगा, हो सकता है आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ मैं, जिसमें लाऊंगा जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं, परियोजनाओं के बारे में ही लाऊंगा अच्छा सा वीडियो, जिसमें सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, इस तरह की परियोजनाएं जो हैं आपकी, वन लाइनर, इनको भी मैं मैप के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक, आपका स्टैटिक जीके में भूगोल का बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। आप डोंट वरी, बी हैप्पी, जस्ट चिल, एंड अपना जो साल है इसको अच्छे से बिताइए। जाते जाते एक शायरी हो जाए, क्या हो जाए? शायरी। चलिए सुनाते हैं आपको। धरती से जो अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, शीशे से जो पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर अरे बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। समझ गए मोहब्बत क्या होती है? रात काफी हो चुकी है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।